लगे हैं। हमने दुनिया को भी से बता रहे तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। आईएसआई और पाक आर्मी की सबसे खतरनाक साजिश। जिहादी ले रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की ट्रेनिंग। आतंकियों के हाथ में न्यूक्लियर बम का रिमोट। इमरान की न्यूक्लियर आर्मी। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। कश्मीर पर शिकस्त से बुरी तरह तिलमिलाए इमरान खान भारत से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक जिहाद है। हम अपने अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। आतंकियों की खेती करने वाला मुल्क अब जिहादियों को न्यूक्लियर वॉर की ट्रेनिंग दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि भारत की सरजमीं को दहलाने के लिए पाकिस्तान जिहादियों को परमाणु हमले के लिए तैयार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तान के खिलाफ खतरनाक साजिश रची है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकियों को न्यूक्लियर वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान चीन से मिल रही फंडिंग और तकनीक का इस्तेमाल आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कर रहा है। अगर चीन तरीके तालिबान पाकिस्तान को ट्रेनिंग दे रहा है तो वास्तव में पाकिस्तान वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान चीन से मिल रही फंडिंग और तकनीक का इस्तेमाल आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कर रहा है। अगर चीन तरीके तालिबान पाकिस्तान को ट्रेनिंग दे रहा है तो वास्तव में पाकिस्तान को का नुकसान है ना कि हिंदुस्तान का। खुफिया इनपुट के मुताबिक सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन ने न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस यूनिट बनाई है। इस यूनिट में 70% से ज्यादा तहरीके तालिबान और दूसरे संगठनों के आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान ने इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को $912 मिलियन की लागत से बनाया है। पाकिस्तान चाइना टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्वादर और बलूचिस्तान के अलावा 3 और जगहों पर है। इसके अलावा सीपीईसी में ही पाकिस्तान और चीन के ज्वाइंट वेंचर के रूप में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने का इंस्टीट्यूट भी है। वहाँ भी ऐसे ही जिहादी विचारधारा के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान आतंकी ठिकानों को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रहा है। यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का रिमोट कंट्रोल आतंकियों के हाथ लग चुका है। हिंदुस्तान को इस खबर से ना तो कोई चिंता होनी चाहिए और ना ही चिंता है। पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि अगर उन्होंने किसी प्रकार से कोई न्यूक्लियर हथियार हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो या नॉर्मल न्यूक्लियर वेपन हो, 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी एक ऐसी खतरनाक साजिश रच रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। जरा सोचिए, अगर परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन आतंकियों के लिए सेफ हेवन मानी जाने वाले पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं। इमरान खान तो खुद पानी पी कर न्यूक्लियर हमले की धमकी देते रहते हैं। I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. परमाणु बम कयामत की तबाही लाते हैं। ये दुनिया को मिटा देने वाला कहर बरपाते हैं। जब परमाणु बम फटता तो कुछ नहीं बचता। घर, जमीन, पानी, पेड़ पौधे और इंसान, कुछ नहीं बचता। लेकिन पाकिस्तान भारत से बदला लेने के पागलपन में अंधा हो गया। न्यूक्लियर हमला
बेहद खतरनाक होता है। एक न्यूक्लियर बम लाखों लोगों की जान ले सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 110 से 130 परमाणु हथियार हो सकते हैं, जबकि भारत के पास 110 से 120। एक अनुमान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की स्थिति में 12 करोड़ लोग इससे तुरंत प्रभावित हो सकते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक ब्रांड के मुताबिक इंडो पाक एटमी वॉर दुनिया का बड़ा नुकसान कर सकता है। Even a war between India and Pakistan, two of the smallest nuclear powers, with only a few hundred weapons of about the size of the Hiroshima bomb, we might die as unintended consequences that the Indian and Pakistani generals never even gave us a thought about. दुनिया परमाणु हमले का कहर हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी है। न्यूक्लियर हमले का असर सदियों तक रह सकता है। इसीलिए इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। My colleagues Luke Oman and Alan Roebuck calculated the spread of smoke after a war between India and Pakistan. It only takes about 2 weeks for the smoke to cover the entire Earth, and it would rise to altitudes between 20 and 50 miles above the surface. At those altitudes, it never rains. The smoke would stay there for years. This farmer may be in Europe or in the United States. लेकिन फिर भी इमरान खान घर में पड़ी लाठी की तरह आए दिन न्यूक्लियर हमले की भीतर भपकी देते रहते हैं। अब तो वो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी इमरान खान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। चोरी की जिस तकनीक से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया, पाकिस्तान अब वही तकनीक आतंकियों को थमा रहा है। वहीं पाकिस्तान के डबल गेम में चीन भी मुखदर्शक बना है। भारत के खिलाफ साजिशों को चीन की चालबाजियों का भी सहारा मिल रहा है। नफरत की आग में अंधे हुए इमरान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इमरान की न्यूक्लियर गैंग का अंजाम भी हर उस आतंकी जैसा होगा जिसे भारतीय वीरों ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्मी तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इमरान के चेलों ने कश्मीर को दहलाने के लिए चक्रव्यूह रचा है। आतंकी कश्मीर में पुलवामा हमले को दोहराने की फिराक में है। एक बस से 15 किलो RDX बरामद किया गया है। घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। बस से 15 किलो RDX बरामद। पुलवामा दोहराने की फिराक में थे आतंकी। पाकिस्तान का विस्फोटक प्लान। इमरान के चेलों का चक्रव्यूह। ये एक जिहाद है। हम अपने अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार खून की नदियां बहाने की धमकी देते हैं, जिहाद की धमकी देते हैं और कश्मीर में कत्लेआम की धमकी देते हैं कि कश्मीर के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और ये एक जिहाद है। इमरान जिस खून खराबे की बात करते हैं, उस नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए इमरान के चेलों ने चक्रव्यूह रचा है। इमरान की आतंक ब्रिगेड कश्मीर को दहला देना चाहती है। आतंकी जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का नापाक प्लान तैयार कर रहे हैं। JK-02 AU 7167 नंबर की इस बस में इमरान के चेलों ने बेहद खतरनाक विस्फोटक छिपा कर रखा था। मंगलवार सुबह खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। जम्मू में बस स्टैंड के पास एक बस को रोका गया। बैग में कपड़ों के नीचे छुपाकर रखा गया 15 किलो RDX बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर 15 किलो RDX यानी कि विस्फोटक जो है वो जम्मू से बरामद किया है। हम इस समय जो उसी बस के सामने खड़े हैं जिस बस में से विस्फोटक बरामद हुआ है। आप देखेंगे ये गाड़ी जो है बिलावर से जम्मू के बीच में चलती है और आज सुबह 9:30 बजे जब ये गाड़ी जो है जम्मू बस अड्डे पे पहुंची तो उस वक्त जो है इस इलाके में आर्मी और पुलिस ने जो है उस वक्त यहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, सर्च ऑपरेशन, और इस गाड़ी के पहुंचते ही इसको घेर कर जो है इसमें मौजूद विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। आप देखेंगे JK-02 AU 7167
नंबर है इस गाड़ी का और इस गाड़ी की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से मिल चुकी थी। इस तरफ अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो गाड़ी की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इस इलाके में ऑपरेशन पहले ही लॉन्च किया था और गाड़ी के पहुंचते ही इसको हिरासत में जो है ड्राइवर और कंडक्टर को लेकर इसमें मौजूद आरडीएक्स जो है एक बैग में जो रखा गया था बरामद कर लिया गया। गाड़ी पर आप देखेंगे कुलदीप कुमार का नाम लिखा है जो ड्राइवर है। इन्हीं दोनों ड्राइवर और जो को ड्राइवर जो कंडक्टर है उसको हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि इसी गाड़ी के अंदर एक बैग में छुपाकर इस विस्फोटक को रखा गया था। लगभग 15 किलो ये विस्फोटक जो है वो हो सकता है और आपको बता दूं इस तरह से लाने की एक कोशिश थी जिसमें किसी को शक जो है किसी तरह का ना हो। यही वजह थी शायद कि इन जो आम तौर पर रोड पर चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां हैं बसेज हैं उनमें जो है उसका इस्तेमाल करके आतंकियों ने विस्फोटक को यहां पहुंचाने की कोशिश की। गुलाबी रंग की बस पर लिखा है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। गांधी के विचार लिखी इस बस में कट्टरता का सामान लाया जा रहा था। जम्मू के जिस बिलावर इलाके से ये विस्फोटक मिला है वहीं पर 23 सितंबर को 40 किलो विस्फोटक बरामद किया जा चुका है, यानी सुरक्षा बल अब तक बिलावर से 55 किलो आरडीएक्स बरामद कर चुके हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर जिस गाड़ी से हमला हुआ था उसमें करीब 100 किलो आरडीएक्स था। 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। ऐसे में 55 किलो आरडीएक्स मिलने से आशंका बढ़ गई है कि आतंकी पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में हैं। वैसे भी इन आतंकियों के आका इमरान खान यूएन में कह चुके हैं कि पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। When they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They will again, they might come and bomb us again, and then another cycle might start. जम्मू में जहां से विस्फोटक मिला है वो काफी भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यहाँ कई वीआईपी संस्थान हैं। ऐसे में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर जो है दोनों को हिरासत में लेकर इनको लेकर बिलावर गए हैं क्योंकि जो बताया जानकारियां मिली है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने बताया है कि उन्हें एक ये बैग जो है वो बिलावर में बस अड्डे पर किसी एक शख्स ने आकर दिया था। एक महिला उसके साथ थी और उन्होंने कहा कि जम्मू में ये बैग आपसे जो है वो कोई लेने के लिए पहुंच जाएगा, मगर जब तक वो बैग यहाँ कोई लेने आता तब तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर उनको उस इलाके को घेर लिया था और उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया था। अब जो है एक टीम जो है अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें जो हैं वो रेड्स कर रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। मगर फेस्टिवल सीजन के ठीक बीच में ये जो बड़ी तादाद में विस्फोटक का जम्मू शहर में मिलना जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो उनके हाथ पैर भी फूले हुए हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक को जम्मू सिटी में लाने का मकसद क्या होगा। पुलिस ने बस के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया है कि एक महिला और उसके साथी ने उन्हें बैग दिया था। बता दूं ये सारा इलाका जो है काफी क्राउडेड इलाका है। एक तरफ यहाँ पे स्कूल है, आप देखेंगे अभी भी स्कूल के बच्चे जो हैं वो सड़क पे हैं और ठीक यहीं से थोड़ी दूरी पर लगभग 400 मीटर दूर जो है वो आपको बता दूं कि जम्मू बस अड्डे का एरिया है। इसके साथ साथ जो है सिविल सचिवालय और जो एमएलए हॉस्टल है जम्मू का वो यहाँ पर है। कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी कोशिश कहीं ना कहीं आतंकियों की हो सकती थी यहाँ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की, उसे सुरक्षा बलों ने एक बार और नाकाम कर दिया। जब से कश्मीर में धारा 370 हटी है तभी से आतंकी बड़ा हमला कर बदला लेना चाहते हैं। आतंकियों के आका इमरान खान भी जिहाद के जरिए हिंदुस्तान से बदला लेने का मंसूबा पाल रहे हैं। लेकिन इमरान चाहे जितने चेले भेजे, इमरान के चेले चाहे जितने चक्रव्यूह रच लें, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच सरहदें अलग होती हैं। यहीं पर डोकलाम भी है जहां भारत और चीन के सैनिकों में जबरदस्त खींचतान हुई थी। इस फेस ऑफ के बाद पहली बार टीवी चैनल भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचा। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने बाकायदा चीनी सैनिकों और अफसरों से बात की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचा इंडिया न्यूज। जहां भिड़े थे भारत चीन फौजी, वहां पहुंचा इंडिया न्यूज। डोकलाम विवाद के बाद ग्राउंड जीरो से पहली रिपोर्ट। चीनी फौजियों के साथ सुमित चौधरी ने की बातचीत। Hi, how are you?
Another happy National Day to you. Happy National Day to you, all of you. ये तस्वीरें भारत और चीन के बॉर्डर की हैं। सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच सरहदें अलग होती हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ भारत और चीन के बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर। सिक्किम का ये बॉर्डर करीबन 222 किलोमीटर का है। ये नाथुला बॉर्डर और ये जो इलाका है, अगर आप मेरी इस तरफ देख रहे हो, ये चीन का इलाका है और मेरे इस हाथ की तरफ ये भारत का इलाका है। यानी इतनी क्लोज भारत और चीन का बॉर्डर है। नाथुला पोस्ट के करीब ही डोकलाम है, वही डोकलाम जहां भारत और चीन के सैनिकों में जबरदस्त आमना सामना हुआ था। ऐसे लगाओ, इस फेस ऑफ के बाद ग्राउंड जीरो से ये पहली रिपोर्ट है। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने नाथुला पोस्ट पर इंडो चाइना बॉर्डर का जायजा लिया। इस दौरान सुमित ने चीनी सैनिकों से बातचीत भी की। Hi, how are you? Another happy National Day to you. Happy National Day to you, all of you. शांति के तौर पर चीनी सैनिकों ने सुमित को चीनी करेंसी भी गिफ्ट की। Hi, how are you? Another happy National Day to you. Happy National Day to you, all of you. How are you? Sumit. Chinese movie. You ping me? Yeah. Oh, thank you very much. भारत और चीन के सोल्जर जो है, आपको दिखाना देखिए चाइनीज इन्होंने मुझे दी है। This is one. 1967 में लगाई गई ये फेंसिंग आज भी यूं ही लगी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं अपने सरहदों की हिफाजत करती हैं। हम आपको ये फेंसिंग दिखा रहे थे, ये 1967 की फेंसिंग है। डोकलाम को लेकर दोनों देशों में 1967 में लगाई गई ये फेंसिंग आज भी यूं ही लगी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं अपने सरहदों की हिफाजत करती हैं। हम आपको ये फेंसिंग दिखा रहे थे, ये 1967 की फेंसिंग है। डोकलाम को लेकर दोनों देशों में तनाव है। हालांकि जिस तरह से चीनी सैनिकों ने गुडविल जेस्चर दिखाया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच खींचतान कम हुई है। नाथुला से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर पर बार बार मध्यस्थता का राग अलाप रहे अमेरिका की भारत ने बोलती बंद कर दी। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कश्मीर हमारा मसला है और हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। My point is very simple. Okay, whose issue is it? Mine. Okay, who has to take the call? Me. If it is my issue and I have to take the call, I will decide whether I want somebody's mediation or not. You can offer anything you like, but if I don't, if I decide that this is not relevant to me, it doesn't happen. Now, I am very clear in my mind. So when people speak of, this has gone up and down, etc., where has it gone up and down? India has been very clear. I mean, India has been clear for 40 odd years that we won't accept mediation, that any, whatever has to be discussed bilaterally. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सैन्य समझौता करने पर भी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए स्वतंत्र है। विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि रूस से क्या खरीदना है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि हम किसी देश से क्या सैन्य उपकरण खरीदते हैं, ये हमारा संप्रभु अधिकार है। हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें ये बताए कि हमें किससे क्या खरीदना है। भारत ने पिछले साल रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद का करार किया है। अमेरिका ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके हवाई इलाके की रक्षा जिससे की जाती है। S-400 रक्षा प्रणाली एक साथ 100 हवाई खतरों को पहचान कर इन पर निशाना लगा सकती है। इनकी मदद से लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन जैसे कई हवाई खतरों को पहचान कर उन्हें मार गिराया जा सकता है। ये जहां तैनात होता है वहां से 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप साल 2021 तक मिल जाएगी।
यानी S-400 से भारत की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन रूस से तनातनी के बीच अमेरिका लगातार टांग अड़ाता रहता है। अक्टूबर के महीने में पटना में ऐसी आपदा क्यों? क्या यह आपदा है या फिर लापरवाही का नतीजा? पटना की बाढ़ से 21 लाख लोगों पर बड़ी आफत मची है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए, फिर तफसील से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। डिप्टी सीएम डूबे तो सियासत शुरू हो गई। क्या लोगों ने बाढ़ को चारागाह मान लिया? क्या इनका मैनेजमेंट है प्राकृतिक आपदा से निपटने का? मैंने नाला भी नहीं ठीक बना सकते जिससे पानी निकल जाए। आज सुबह मेरी कोल इंडिया के चेयरमैन के जहां से बात हुई तो 4 बड़े बड़े कोल इंडिया के पंप जो बहुत तेज गति से निकालते हुए पहुंच रहे हैं। फरक्का नदी का सारा बांध खोल दिया गया, गेट्स, ताकि पानी अधिक से अधिक निकले। 21 लाख लोग डूबे तो नीतीश हवा हो गए। सीवरेज समाप्त। मध्य प्रदेश में 3 महीना बारिश होता है, कोई बड़ा शहर नहीं डूबता। केरल में नहीं डूबता, बिहार में पटना क्यों डूब जाता है हर साल? एनडीआरएफ की टीम को नक्शा नहीं मिलता है। इस गुस्से से डरिए सुशासन बाबू। दवाई का छिड़काव करे, अब जो गलती हो गई सो हो गई प्रशासन से। लोगों को पानी नहीं मिला, प्यासों की 4 दिन से लाइन नहीं आ रहा है, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी में बड़ी आग। चार दिन की बारिश से पटना 5वें दिन भी बेहाल है। पटना के करीब 21 लाख लोग दाने पानी को लेकर तरस रहे हैं। घर घर से भूख और प्यास की तड़प सुनाई दे रही है। करीब 4 दशक बाद पटना में पानी का ऐसा आपातकाल देखने को मिला है। आज हमारे संवाददाता पटना में गली गली घूमे और एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पांचवें दिन भी पटना में बाढ़ से हाहाकार। जल कर्फ्यू में फंसे हैं 21 लाख लोग। न खाना न पानी न कहीं आना जाना। सोती रही सरकार, डूबता रहा पटना। पटना में 5वें दिन भी फ्लाईओवर के ऊपर पानी है। अस्पताल के बिस्तरों पर पानी है। घरों के आगे सीने तक पानी है। सड़कों पर रिक्शे डूब रहे हैं। पटना के तमाम इलाके जो कि बाहरी हैं, लो लाइन एरियाज हैं, वो डूबे हुए हैं। और इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन की मदद से एक ऐसी कॉलोनी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं जो पानी में बुरी तरीके से डूबी हुई है। राजेंद्र नगर की बात करें, कदम कुआं की बात करें, लो लाइन इलाके हैं जो कि डूबे हुए हैं। और इस वक्त मैं राजेंद्र नगर इलाके में हूं जहां पर स्थिति इतनी बुरी हो गई है। पास में कुछ लोग हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बिना समझे बूझे इस पानी में उतर गया हूं। लोग मुझे यहाँ पर रास्ता भी दिखा रहे हैं, लेकिन रास्ता दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत बुरी हो चुकी है। पानी मेरी छाती तक इस वक्त आ चुका है।
यहाँ पर आप कतई ये ना समझें कि इस जगह मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग कितनी खतरनाक माहौल में है। खतरनाक माहौल जरूर है, लेकिन दुश्वारियां कितनी हैं लोगों के पास, लोग कितना ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं, वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। और ये लोग जो रास्ता हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं, इनको देख देख के, इनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे आगे बढ़ने से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हालात उतने बेहतर तो नहीं है। पटना के 80% से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। घरों के आगे घुटने से लेकर सीने तक पानी है। ऐसे में मजबूरी ये है कि जाएं तो जाएं कहां। तो पानी नहीं मिला, प्यासे के तो 40 से लाइन नहीं आ रहा है, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। सबको डेंगू से बचाए, सबको मलेरिया से बचाए, दवाई का छिड़काव करे। अब जो गलती हो गई सो हो गई प्रशासन से। ज्यादातर लोग ऊपर की मंजिलों पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन लाचारी ये है कि खाएं तो खाएं क्या, पिए तो पिए क्या, क्योंकि घरों में न तो पीने का पानी है, न ही सब्जी और दूध। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रही है। मदद पहुंची है पहुंच रहा है ना अंकल? पानी निकालने का कुछ किया गया है? पानी में स्मेल भी आ रहा होगा। राहत पैकेज कुछ मिला है कि नहीं? कहीं हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान गिराया जा रहा है, तो कहीं एनडीआरएफ की टीम बोट से घर घर जाकर लोगों को पानी की बोतलें और खाने का सामान पहुंचा रही है। 2 दिन और पेशेंस रखिए बस। खाने पीने का है ना, पानी है ना, कम से कम है। पानी दे दो यार, पानी कहाँ लेगा? कैसे को आएगा नीचे? सत्तू दे दीजिए, सत्तू डालिए। 5 बोतल दिया, 5 बोतल। अभी फिर अगले को देने दीजिए, सबको जाना चाहिए। अरे आनंद जी का घर है। देख लिए जाएंगे कहीं नहीं, हम लोग पानी लेना। बाढ़ के बीच पटना की सड़कों पर गंदगी भी तैर रही है, जिससे बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। ये पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी है। देखिए इस पॉश कॉलोनी का हाल। जबकि मैं यहाँ पर आपके सामने पूरी बात बताते बताते फ्लाईओवर से कुछ दूरी पर आया हूँ, मेरे पैर भी उखड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि अब मेरे करीब करीब छाती तक पानी आ चुका है। हालांकि यहाँ पर मैं सेफ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी तरह की मुसीबत में हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर और आगे बढ़ा जाए, और आप उन बच्चों को देख सकते हैं, अगर मेरी यहाँ पर ये स्थिति है कि मैं यहाँ पर परेशान हूँ, तो उन बच्चों की हालत आप देख सकते हैं कि वो बच्चे किस स्थिति में होंगे। और उसके आगे से जहाँ से निकाल कर लाया जा रहा है। 44 साल बाद पटना में ऐसा जल प्रलय आया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। न सिर्फ मोहल्ले बल्कि अस्पताल भी इस मार से कराह उठे। हमारे संवाददाता राजेंद्र नगर के एक अस्पताल में पहुंचे तो वहां का नजारा दहलाने वाला दिखा। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये इस हॉस्पिटल का रिपोर्टिंग काउंटर है जहां पर मैं हूं। और यहां पर तमाम मरीज आते थे। ये मरीज यहां पर बैठा करते थे, इंतजार करते थे कि डॉक्टर नंबर आएगा, फिर उसके बाद उनका इलाज होगा। लेकिन ये स्थिति है यहाँ पर इस पूरे अस्पताल की, जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इस अस्पताल के अंदर जरूर पानी अब मेरे कमर के नजदीक तक है, लेकिन बाहर स्थिति ये थी कि मेरी छाती तक पानी आ गया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी सारे हिस्सों में क्या हाल होगा। हम केवल इसलिए यहाँ पर बताने के लिए आए हैं कि तकलीफें वाकई बहुत हैं। सवाल उठाने का वक्त अभी नहीं है, लेकिन तकलीफें यहाँ पर वाकई बहुत हैं। कुछ बता पा रहे हैं पानी कब तक जाएगा? क्या वजह? उम्मीद नहीं है पानी जाने का, कोई उम्मीद नहीं है। न वैसे पानी भरा हुआ, भर कमर पानी था।